हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र या सिविक्स की पाठ्यपुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3। तो इसमें अध्याय 5 में है सामाजिक न्याय। तो हमने सामाजिक न्याय को कुछ भाग को हम पढ़ चुके हैं पिछली पाठ में, और आज इसका जो भाग बाकी रह गया था उसे आज हम पूरा करेंगे। तो पिछले पाठ में हमने सामाजिक न्याय क्या है इसके बारे में जाना था, सामाजिक न्याय के तत्व के बारे में जाना था, अस्पृश्यता के बारे में जाना था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के बारे में तथा उनके विभिन्न बिंदुओं के बारे में जाना था, और हाशियाकरण के बारे में जाना था। तो हाशियाकरण क्या है? हाशियाकरण वैसे लोग हैं जो मुख्य धारा से पीछे छूट जाते हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा प्रदान विभिन्न जो योजनाएं हैं उसका भी लाभ नहीं मिल पाता। तो कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फैसले और अलग थलग किए जाने का जो एहसास है समुदायों का, तो संसाधनों और मौके का फायदा उठाने से रोक देता है। तो ये जो फासला बन जाता है, जो मुख्य धारा में जुड़े हुए लोग हैं उनका और हाशियाई लोगों के बीच, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस फासले का बहुत सारा कारण है। फासले का कारण पढ़ा लिखा ना होना, और जो शहरों से दूर रहना, जंगलों के बीच रहना, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण लोग हाशिए में चले जाते हैं और उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता, और उनकी जो स्थिति है वो खराब से खराब होते जाती है। तो उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्व तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, क्योंकि वे उनके द्वारा बहुत ठगे जाते हैं, और जिसके कारण वे इसके दंश को झेलते रहते हैं। और जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोग हैं, तो इनके द्वारा इनका बहुत ज़्यादा शोषण भी किया जाता है, और वे लोग इनको अपने से बहुत अलग महसूस करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हाशिएकरण किसी एक ही दायरे से महसूस नहीं होता है। तो इसके भी बहुत सारे दायरे हैं, जैसे सामाजिक दायरा, आर्थिक दायरा, राजनीतिक दायरा, और ये सभी दायरे क्या है, लोगों को और ज्यादा हाशियाई महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। जैसे आर्थिक दायरा क्या है कि लोगों में बहुत ज्यादा गरीबी, उनके पास इतना अभाव है कि उनको अच्छे से रहने के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वे भी नहीं प्राप्त हो सकते। सामाजिक दायरा, उनके में बहुत सारे उनके रीति रिवाज हैं, अंधविश्वास है, जिनके कारण वे दूसरे लोगों से दूरी बन जाती है उनकी। जो राजनीतिक दायरा, तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए रहते। तो ये सारे जो कारण है, दायरे हैं, ये इनको और भी ज्यादा हाशिए में धकेलने का काम करता है, और उनके और सामान्य जो मुख्य धारा से जुड़े लोग हैं उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और इस अध्याय में हम दो समूहों, जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आदिवासी और हाशियाकरण। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। तो आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? मूल निवासी। आदि का अर्थ है प्राचीन, और वासी का अर्थ है निवासी। तो ऐसे लोग जो प्राचीन काल से किसी प्रदेश में रहते आए हों, वैसे लोगों को आदिवासी कहा जाता है, या मूल निवासी, जो उस क्षेत्र विशेष के प्रारंभ में रहने वाले लोग हैं। तो वे समुदाय जंगलों से साथ जीते आए हैं और आज भी इसी तरह जी रहे हैं। तो जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों के बीच, जंगल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और उनको जंगल ही चलाता है, उनका जीवन जंगल के द्वारा ही चलता है, उनकी आजीविका जंगल से ही चलती है, और वे आज भी वही जंगल के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो भारत का लगभग 8% आबादी किसका है? जो आदिवासी लोग हैं उन्हीं का है। झारखंड में लगभग 26% आबादी आदिवासियों का है।
तो भारत में आदिवासियों का प्रतिशत है 8% और झारखंड में है आदिवासी जनजातियों का प्रतिशत 26%। तो देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन कारखानाएं हैं। खनन के लिए बहुत सारे जगहों में खुदाई किया जा रहा था। तो वैसे जगह जैसे जमशेदपुर हुए, बोकारो हुए, भिलाई हुए, राउरकेला हुए, तो ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जंगल से घिरे क्षेत्र है। लेकिन जब इनमें खनन कार्य प्रारंभ हुआ तो वहां रहने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनको वहां से हटाया गया और वहां से विस्थापित किया गया। तो इस विस्थापन के कारण भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं और झारखंड में लगभग 32 अनुसूचित जनजातियों के निवास करती हैं। 32 तरह की जनजातियां हैं। तो आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर जो ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है वो नहीं के बराबर होता है या फिर बहुत कम होता है। और इसी वजह से समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन पर रहने वाले समुदाय से अलग होते हैं। तो बाकी लोग क्या थे, राजाओं के राज्य में रहते थे, लेकिन ये लोग किसी भी राजाओं के शासन के अधीन कभी नहीं रहे, बल्कि राजा लोग ही इनसे जो जंगल के उत्पाद थे वे प्राप्त करने के लिए निर्भर रहते थे। आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं। तो इनके जो धर्म होते हैं वे इस्लाम, हिंदू या ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग होते हैं और वे अक्सर पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। तो उनके इष्ट देव कौन होते हैं? उनके पुरखे, मतलब उनके पूर्वज। आदिवासियों के जो गांव होते हैं और जो प्रकृति होती है वे प्रकृति के पुजारी होते हैं। वे प्रकृति को माँ समझते हैं और प्रकृति की ही पूजा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको जीवन चलाने वाली भी प्रकृति है, क्योंकि वे अधिकतर जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित रहते हैं। और यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है और जो आदिवासी धर्म है उस पर दूसरे जो वहाँ धर्म है उनका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे ब्रिटिश काल में बहुत सारे ईसाई धर्म प्रचारक आए और उन्होंने आदिवासियों को धर्म परिवर्तित कर ईसाई बना दिया, क्योंकि आदिवासी बहुत सरल सहज होते हैं, वे आसानी से किसी की बात मान लेते हैं और उनके द्वारा ईसाई प्रचारकों के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उनको दी गई। तो इस तरह से क्या हो गया, बहुत सारे जो आदिवासी थे वे धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म ले लिए। पारंपरिक पोशाक में सजे धजे आदिवासी, सामान्यतः इन्हें इसी रूप में पेश किया जाता है और जिसके कारण औरों से ये बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो जो आदिवासी होते हैं वे अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसी के अनुसार कपड़े पहनते हैं और उसी के जो प्राचीन वाद्य यंत्र हैं, उनके सांस्कृतिक वाद्य यंत्र हैं, सांस्कृतिक नृत्य है, गायन है, तो उसी को वो मानते आए हैं और आज भी मानते हैं। और इसी के कारण बाकी जो लोग हैं उनसे वे अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वे अभी तक अपने संस्कृति को अपनाए हुए हैं और उससे जुड़े हुए हैं, उसको अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। चाहे पोशाक हो या फिर वाद्य यंत्र हो या फिर उनका नृत्य हो, वो प्राचीन काल से जो चला आ रहा नृत्य है उसी को वे अब भी मानते आए हैं। आदिवासी की अपनी भाषाएं रही है और उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग है। तो उनकी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से बिल्कुल अलग है, लेकिन संस्कृत जितनी पुरानी भी है, तो माना जाता है कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, लेकिन उनकी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से बहुत ज्यादा अलग है। तो इन भाषाओं में बंगला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को भी गहरे तौर से प्रभावित किया है। तो इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और उनकी जो पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं वो आप इंटरनेट में भी चेक करके देख सकते हैं। उनकी अपनी भाषा है और उसी में पत्र पत्रिकाएं भी उनकी निकलती है। आदिवासियों का विकास, भारत के तमाम सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है, क्योंकि जंगल से ही बहुत सारी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होती है, जैसे लाह, गोंद,
खनिज अयस्क प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटियां, पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इसीलिए जंगल के आसपास ही जीवन की जो प्रारंभिक शुरुआत हुई है वैसे जगहों में हुई है। इसीलिए आदिवासी लोग भी जंगलों के आसपास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जंगल ही उनका जीवन चलाती है, क्योंकि जंगल से उनको बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, बहुत ही बहुमूल्य उपहार प्राप्त होते हैं, जिससे उनका जीवन चलता है। तो इसके अलावा जीवन को आगे बढ़ाते रहने के लिए जंगल का बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हीं जंगलों से वर्षा या जलवायु में प्रभावित होती है, जलवायु में परिवर्तन होता है। तो 19वीं सदी के मध्य तक आदिवासियों का जंगल पर पूरा नियंत्रण था। जब अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ तो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज ने आदिवासियों के जो अधिकार थे जंगल के प्रति, जो जंगल के आसपास जमीन थे उन पर उनका अधिकार था, जंगल की वस्तुओं पर उनका अधिकार था, जंगलों के उत्पादों पर अधिकार था, तो उस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी। और इस पाबंदी के बाद जो आदिवासी थे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वे और ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। तो इसी को दूर करने के लिए एक अधिनियम आया, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006। तो केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत जो वनवासी हैं उनके लिए एक अधिनियम 2006 पारित किया। और यह कानून जंगल और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक जो अन्याय था उसे दूर करने के लिए पारित किया गया, क्योंकि उनकी जमीन जो थी प्राचीन काल से उसको छीन लिया गया था, तो उसी को वापस देने के लिए ये अधिनियम पारित हुआ। तो इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास की जमीन, खेती के लिए जो जमीन थी, या फिर जो पशुओं को चराने के लिए जो जमीन थी, या फिर जो लकड़ी छोड़कर बाकी वन्य उत्पाद थे, तो उसका अधिकार प्राप्त हुआ इस अधिनियम के द्वारा। तो इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन और जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। तो वनवासियों का दायित्व है कि वन की रक्षा करे और वन में रहने वाले जीव जंतुओं की भी रक्षा करे। तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर खनन कार्य हो रहा था, तो खनन कार्य के कारण वैसे जगहों में खुदाई करने से जो आदिवासी थे वहां से उनको हटा दिया गया, तो उनको विस्थापित कर दिया गया और विस्थापन की समस्या हो गई। देखिए जेसीबी के द्वारा खुदाई किया जा रहा है, तो खनन से, फैक्ट्रियां आदि के खुलने से आदिवासियों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई और उनको अपनी जो जमीन थी उसको छोड़कर जाना पड़ा। आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, वे कभी भी किसी राजा के अधीन नहीं रहे, बल्कि राजा ही उनके अधीन रहते थे वन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए। जैसे शहद हुआ वन्य उत्पाद, ला हुआ, जड़ी बूटियां हुई, तो इसके लिए वे आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। परंतु आज आदिवासियों को हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता था, लेकिन प्राचीन काल में वे कितने मजबूत थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। पिछले 2 शताब्दियों में आए आर्थिक बदलावों और वन नीतियों के बावजूद आदिवासियों को खेतों, बगानों, निर्माण स्थलों और घरों में नौकरी करने के लिए विवश किया गया। तो वन नीति भी आया, काफी आर्थिक बदलाव भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो आदिवासी थे उनको दूसरों के खेतों में काम करना पड़ा, जो चाय बागान है वहां काम करना पड़ा, निर्माण स्थलों में काम करना पड़ा और लोगों के घरों में भी काम करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि वे ये सब काम नहीं पसंद करते थे। वे जंगलों में रहना चाहते थे और जंगलों के उत्पाद से अपना जीवन चलाना चाहते थे, लेकिन विवश होकर उनको ये सारे काम करने पड़े, क्योंकि उनकी जमीन छीन ली गई और उनको वहां से हटा दिया गया। तब वो अब दूसरे जगह क्या करेंगे, जो वे तो वही काम करना जानते थे, लेकिन जब उनको वहां से हटा दिया गया तब वो क्या करेंगे, तो विवश होकर बाकी फैक्ट्रियों वगैरह में, बागानों में उनको काम करने पर बाध्य होना पड़ा। आदिवासी इलाकों के जमीनों को खनन तथा अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। तो कोई भी परियोजना लग रहा, कोई डैम बन रहा है या फिर कोई सरकारी योजना बन रही, तो इसके लिए आदिवासियों की जमीन को छीन लिया जाता था। तो जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुट हमेशा
एकजुट हुए रहते थे, क्योंकि आदिवासियों के जमीन वो भोले भाले थे, उनको ठगना आसान था, तो इसलिए जो ताकतवर थे वे उनके जमीन को लूटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है कि विस्थापन से पीड़ित आदिवासी समुदाय के सदस्य विरोध की मुद्रा में, क्योंकि उनको अपने घरों से हटा दिया गया, उनकी जमीन छीन ली गई, तो स्वाभाविक है कि वो इसका विरोध करेंगे। तो इस तरह से ये विरोध कर रहे हैं। कई बार उनकी जमीन जो थी जबरन छीन ली गई और निर्धारित प्रक्रिया का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित जो लोग थे उनमें से जो सभी लोगों में 50% कौन थे? आदिवासी लोग थे। और उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों और जलाशयों में डूब चुकी हैं, क्योंकि जब भी बांध बनाए जाते हैं ऐसे जगहों को ले लिया जाता था और जिससे लगभग 50% आदिवासियों की जमीन उसमें चली गई। तो इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क, 372 वन्य जीव अभ्यारण्य और ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जो मूल रूप से आदिवासी थे वे रहा करते थे, क्योंकि जंगल में रहा करते थे। लेकिन जब ये राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य बना तो वैसे जगहों से भी आदिवासियों को हटा दिया गया और वे विस्थापित हो गए और उनका जो घर था वो उजड़ गया। लगा हुआ प्रेम के कारण वे जंगलों में रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको जंगल में रहना पसंद था। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीने जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे और वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों में, इमारतों या के निर्माण में और मामूली वेतन पर काम कराया जाता था। बहुत कम वेतन दिया जाता, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे और उनको ठग लिया जाता था। और इस तरह से वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते थे और इस वजह से वे कई तरह के अभावों के शिकार होते थे और उनके बच्चों को भी इतना कम पैसा मिलता था कि उससे उनका जो परिवार था अच्छे से खा पी भी नहीं सकता था, जिसके कारण वे कुपोषण के शिकार हो गए थे। और इसके बीच साक्षरता भी बहुत कम था, तो इस कारण कोई भी उनको ठग लेता था। आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विस्थापित होने से वे परंपरागत जो रीति रिवाज हैं वे भी गवा देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगहों में बिखर गए हैं। जब वो एक साथ रहेंगे, प्रकृति के पास रहेंगे, तब प्रकृति की उपासना करेंगे, अपने रीति रिवाजों को मान सकेंगे। लेकिन जब वे अलग अलग दूर दूर हट गए, अपने जगह से विस्थापित हो गए, तो उनका जो रीति रिवाज था वो भी खत्म हो गया और उनके जीने और अस्तित्व के स्रोत थे। जो रीति रिवाज थे उसी से उनको प्राणदायी ऊर्जा मिलती थी। लेकिन जब ये समाप्त हो गए तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। तो पहले थे आदिवासियों का हाशियाकरण, अब है अल्पसंख्यक। तो कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, तो ऐसे लोग भी हाशिया जो मुख्य धारा है उससे बहुत पिछड़े रह जाते हैं। तो अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है कि सिर्फ संख्या कम है तो वे अल्पसंख्यक है, इस तरह सीमित नहीं है। इसके न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं कि इसमें वैसे लोग भी हैं जिनकी पहुंच सत्ता तक नहीं है और जिनकी पहुंच संसाधनों तक भी नहीं है, तो वैसे लोग भी इस श्रेणी में आते हैं। बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और इससे हो सकता है कि जो छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले गए हैं, ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के जो सांस्कृतिक वर्चस्व की है उसकी आशंका से समाप्त हो सकता है। तो क्या है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग प्रतिनिधि चुनकर सरकार का गठन करते हैं, तो उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर वो ज्यादा प्रभाव डालेगी। जो अल्पसंख्यक है उनके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं या फिर उनका जो समुदाय का जो है
सांस्कृतिक वर्चस्व जो है वो क्या होगा, कम होगा उसकी कंपेयर में। तो इस कारण से क्या होगा, जो हाशिए में अल्पसंख्यक लोग हैं वे और भी ज्यादा मुख्य धारा से पीछे छूटते जाएंगे। देखिए यहाँ मुस्लिम महिलाओं में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और अपने अधिकारों की मांग करती मुस्लिम महिलाओं को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो भारत में महिला आंदोलन में इनकी भी सहभागिता काफी थी। तो महिला आंदोलन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो महिला आंदोलन में मुस्लिम महिलाएं, ये जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, इनका भी भागीदारी बहुत ज्यादा था। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय थे वे सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अल्पसंख्यक लोगों का जो सांस्कृतिक वर्चस्व है, उनका जो रहने का जो ये है कि उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कमती जा रही है, तो उसको सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रावधानों की जरूरत है जिसको सरकार को बनाने की आवश्यकता है। कुछ खास परिस्थिति में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम को लेकर असुरक्षित भी महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम है और बहुसंख्यकों के द्वारा हो सकता है उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इसलिए उनके बीच एक असुरक्षा की भावना काम करती है। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे दंगा की स्थिति हो जाती है जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों के बीच मतभेद हो जाता है और एक तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो ऐसे समय में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। तो हमारा संविधान सभी व्यक्ति को समान रूप से जीने का अधिकार देता है, उनको सांस्कृतिक विविधता के साथ रहने का देता है। तो इस तरह से क्या है कि उनमें समानता, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारी बातों का पक्षधर है हमारा संविधान। तो इसलिए संविधान के इन बातों को अमल करने के लिए इन जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब है मुसलमानों और हाशियाकरण। तो मुसलमानों का किस तरह से हाशियाकरण हुआ, वे मुख्य धारा से किस तरह से पीछे छूट गए, तो उसके बारे में देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.002% है। तो उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है। उनकी संख्या के अनुसार उनको हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि उनकी संख्या कम है, क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने अवसर नहीं मिले हैं। तो सरकार ने 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति रिपोर्ट 6 से 14 साल की उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। तो किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह बहुत बड़ी संख्या है। तो ये इस समुदाय के बारे में कहा जा रहा है, मुसलमान समुदाय के बारे में। ये सच्चर समिति की रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए अध्यक्षता में जो सच्चर समिति थी उसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को जायजा लिया कि उनकी स्थिति कैसी है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाकारी जो समुदाय हैं उनसे मिलती जुलती है। तो अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति जिस तरह की है उसी तरह की इनकी स्थिति है। हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, तो इससे निपटने के लिए कई तरह के रणनीतियां, साधन और सुरक्षाओं की जरूरत है। तो हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह एवं शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा होता है। तो जब लोग हाशियाई समूह में आ जाते हैं तो उनमें एक अभाव की
अभाव हो जुड़ जाता है, आर्थिक अभाव हो सकता है और पूर्वाग्रह हो सकता है और उनके बीच एक शक्तिहीनता का एहसास भी होता है। तो हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं, दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। तो इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जो समुदाय है उसका जीवन बदला जा सकता है और ये समूह भले ही कम ताकतवर हों लेकिन उन्हें अलग थलग कर दिए जाने और औरों के वर्चस्व का विरोध किया है। ठीक है, तो अपनी आवाज उठाई है, उन्होंने भी काफी विरोध किया है। वे ताकतवर नहीं हो सकते हैं इतना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वर्चस्व के लिए आवाज उठाई है, संघर्ष करते हैं और उन्होंने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात में बदलने का प्रयास भी किया है। तो आज हमारे देश के आदिवासी, दलित और मुसलमान महिलाएं तथा अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जो सरकार के गठन में उनका भी योगदान है, मतदान तो उन्होंने भी दिया है और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ सभी नागरिकों के साथ समानता होनी चाहिए, तो उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए संविधान का भी सहारा आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए समानता। समानता का अर्थ है किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा में रहते हैं। मतलब एक राष्ट्र के सभी लोगों में समानता रहे, सभी लोगों की जो स्थिति है वो एक जैसी हो, सभी के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से समान हो। तो सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है कि सभी के लिए क्या है, समान अधिकार हो। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, कोई भी स्वतंत्र रूप से बोल सकता है, मतदान दे सकता है और कहीं भी एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार आदि इसी के अंतर्गत आते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आते हैं और यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ों लोग सदियों से निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्थाओं और अलोकतांत्रिक शासक के खिलाफ संघर्ष करते आए हैं। और इसी लोकतंत्र के लिए लोगों ने संघर्ष किया है। जब पहले क्या था, निरंकुश शासक था कि राजा ही जो हुक्म करेगा वही सबको मानना पड़ेगा, या फिर जो तानाशाही व्यवस्था था, जो राजाओं का व्यवस्था था, तो उसी के खिलाफ संघर्ष करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था आया। इसलिए जब सभी लोगों का संघर्ष इसमें जुड़ा हुआ है तो सभी को समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसी लिहाजे से समानता का स्थायी और सार्वभौमिक अवधारणाओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो 19वीं शताब्दी में ऐसे श्रमिक वर्ग के उदय के परिणाम स्वरूप आर्थिक समानता के लिए अधिक जोरदार मांग किया गया। तो जब 19वीं शताब्दी में नए श्रमिक वर्ग आया तो उस समय जो आर्थिक समानता मतलब अमीरी और गरीबी के बीच जो भेदभाव था उसको दूर करके एक समानता लाने का पर जोर दिया गया, ये मांग किया गया। लेजे फेरर हस्तक्षेप की नीति ने अमीर को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बना दिया। तो जो हस्तक्षेप की नीति थी लेजे और फेरर की, तो उसके अनुसार जो अमीर था वो और ज्यादा अमीर होता गया और जो गरीब था और ज्यादा गरीब होता गया, जिससे आर्थिक रूप से जो असमानता थी समाज में और ज्यादा बढ़ गई। तो आर्थिक समानता की मांग सकारात्मक समानता के लिए थी, तो इसलिए लोगों ने आर्थिक समानता की मांग की और जिसमें निजी संपत्ति पर अंकुश लगा दिया गया। तो जो लोग हमारे देश में क्या था कि कुछ ही लोगों के पास जो देश की संपत्ति थी कुछ ही प्रतिशत लोगों के पास ही रह गई थी और बाकी लोग गरीबी में जी रहे थे। मतलब गरीबी और अमीरी के बीच बहुत बड़ी खाई बनती जा रही थी। तो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर रोक आदि का समावेश था। इसमें कार्ल मार्क्स ने अपने समानता संबंधी विचार उदारवादी समानता की आलोचना के रूप में विकसित किया था। तो समाज में कोई भी इतना गरीब ना हो कि उसके पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन ना हो।
मतलब जो रोटी कपड़ा मकान है बुनियादी आवश्यकता, तो वो सभी को प्राप्त हो। कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि उसको ये सारी चीजें प्राप्त ना हो। और मानसिक और सामाजिक शारीरिक विकास के लिए उसे प्राथमिक अवसर सुलभ ना हो। तो जो शारीरिक उसको आवश्यकता है, सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये भी उनको उपलब्ध ना हो, ऐसी गरीबी समाज में ना हो। सामाजिक समानता का मतलब रंग, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का नहीं होना। मतलब सामाजिक समानता का क्या अर्थ है कि किसी के रंग को लेकर, लिंग मतलब स्त्री पुरुष को लेकर, किसी के जाति के लेकर समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। और देखिए आरक्षण की व्यवस्था, भारत में संविधान सभी नागरिकों को समानता अधिकार देता है, लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद है 15(4) और 16(4) में कहा गया है कि अगर साबित हो जाए कि किसी समाज या वर्ग का जो शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है। यदि किसी समाज से कम लोग शैक्षणिक संस्थानों में आते हैं, सरकारी नौकरियों में आते हैं, तो वैसे समाज के लोगों को संरक्षण दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वैसे सेवाओं में आ सके, शैक्षणिक संस्थाओं में आ सके, जिससे समानता, समाज में एक समानता आ सके। तो इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। और सभी वर्गों का हिस्सेदारी इन क्षेत्रों में हो, शैक्षणिक संस्थानों में या फिर सरकारी नौकरियों में हो, इसलिए ही आरक्षण दिया जाता है, ताकि जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उनको यदि आरक्षण दिया जाए तो वो आगे आएंगे और दूसरे वर्गों के साथ समानता में आएंगे, और इस तरह से समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो कम हो सकेगा, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिलेगा। क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे हैं कि इतने पिछड़े हुए हैं कि उनमें शिक्षा और बाकी चीजों में बहुत आर्थिक रूप से, राजनीतिक, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उन लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण बहुत आवश्यक है। समाज में बार बार आरक्षण के विरोध में आंदोलन किया जाता है, लेकिन वे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है वे लोग कितने पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखिए, तब आप इसका विरोध कीजिए। तो सवाल उठा है कि आरक्षण किसे मिले, तो इसके लिए पिछड़े वर्गों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST और पिछड़ा वर्ग OBC। तो इस 3 कैटेगरी में बांटकर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब है झारखंड में आरक्षण। तो झारखंड में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी संस्थाओं या फिर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। तो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए संबंधित व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। SC, ST या OBC का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कोई दलित जाति व जनजाति सरकारी सूची में है तो वह आरक्षण का लाभ उठा सकता है। ठीक है, वैसे लोगों को आरक्षण दिया जाता है। अब देखिए राजनीतिक समानता का संबंध बुनियादी तौर पर सार्वभौमिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार से है। तो राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है कि राजनीतिक समानता का जो बुनियादी अधिकार है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और प्रतिनिधि सरकार से हो तो वयस्क मताधिकार के द्वारा लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो ये भी समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सार्वभौमिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार के बारे में हमने दूसरे अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे उसके बारे में और ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। प्रतिनिधि सरकार का अर्थ है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, और सार्वभौमिक मताधिकार के तहत सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव से वोट देने का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, पहले ही आपने पढ़ चुका है ये चीज। अब है
लेजे फेयरर, इससे पहले आप आया है एक नाम, जिसके कारण क्या होता, अमीर और अमीर हो जा रहे थे और गरीब और गरीब। तो वैसी आर्थिक व्यवस्था, लेजे फेयरर की जो व्यवस्था थी, तो वैसी आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें निजी संस्थाओं या व्यापार पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता था, और इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था। यदि निजी संस्थाओं पर किसी तरह से सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो वे तो अपनी मनमर्जी करने लगेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत से मजबूत होती जाएगी और सरकारी क्षेत्रों की स्थिति खराब होती जाएगी, जिससे अमीर और गरीब की जो बीच में गैप है वो और बढ़ता जाएगा। और ये जो सिस्टम है इसको कहा जाता था मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, मतलब सरकारी क्षेत्रों, सरकार द्वारा जो निजी क्षेत्र है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना करना। तो इस आशा करती हूँ आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ जानने योग्य कुछ शब्द है, जैसे अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, हाशियाकरण, मार्जिनलेशन, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, जनगणना, सेंसस, संपत्ति, प्रॉपर्टी, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्विलिटी, हस्तक्षेप नीति, लेसेज फेरी। तो इस तरह से सारे चैप्टर को आप समझ गए होंगे। इसको बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपका चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझको कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। तो आप इसे पढ़िए, आशा करती हूँ समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।